डॉक्टर विनीता खाना खाकर सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसके पति डॉक्टर विवेक का फोन आ गया। उसके पति विवेक ने कहा, विनीता जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, एक हार्ट पेशेंट आया है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। विनीता बोली, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रही है, आप ये केस डॉक्टर सीमा को दे दो। डॉक्टर विवेक ने कहा, अरे यार, सीमा अभी कच्ची है, वो ये सब कुछ नहीं संभाल पाएगी, तुम्हें ही यहाँ आना पड़ेगा। और सुनो, ये पेशेंट तुम्हारे पीहर का ही है। विनीता बोली, पीहर का है? जरा उसका नाम तो बताना। विवेक बोला, शायद प्रमोद है। प्रमोद नाम सुनते ही डॉक्टर विनीता का दिल जोर से धड़क उठा, इतना जोर से कि पति विवेक अगर पास में होता तो उसे भी एहसास हो जाता। फोन में विवेक की आवाज आई, पहचानती हो क्या उसे? वह बोली, नाम सुना सुना सा लग रहा है, आकर देखती हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। डॉक्टर विनीता ने जल्दी जल्दी में अपने कपड़े बदले, फिर गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए भागी। उसके दिल के भीतर उथल पुथल मच गई थी। वह सोच रही थी कि प्रमोद तो गांव में एक ही है, उसका पहला प्यार, मगर अचानक उसे क्या हो गया और वह मेरे हॉस्पिटल में कैसे चला आया? शायद उसकी हालत ज्यादा खराब है, शायद वह बेहोश है। अगर होश में होता तो वो यहाँ न आता। 5 महीने पहले ही तो गांव गई थी, तब उसे देखा था। उस समय तो वह ठीक लग रहा था, भैंसों को लेकर खेत में जा रहा था। लोग कहते हैं आजकल वह ज्यादा पीने लगा है। गाड़ी के एक्सीलेटर पर खुद ब खुद विनीता के पैर का दबाव बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि गाड़ी की स्पीड लिमिट से ज्यादा है। फिर वह सचेत होकर गाड़ी चलाने लगी। प्रमोद के साथ उसका बचपन बीता था, उसके साथ वह खेलते पढ़ते बड़ी हुई थी। 12वीं तक दोनों साथ पढ़े थे, मगर दोनों को एक दूसरे से प्यार बचपन से ही हो गया था। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, बहुत सारे सपने देखे थे। वह गांव का सबसे सुंदर लड़का था, लंबा कद, चौड़े कंधे, बुलंद शरीर। स्कूल में हर लड़की उस पर मरती थी, उससे बात करने के लिए तरसती थी, मगर वह तो सिर्फ उसका ही था। वह तो किसी और की तरफ देखता ही नहीं था। प्रमोद और उसकी जाति एक थी, गोत्र अलग था, इसलिए उनकी शादी भी हो सकती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि विनीता का पीएमटी में सिलेक्शन हो गया था। वह डॉक्टरी करने गांव से बहुत दूर चली आई थी। उधर प्रमोद ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन की तैयारी में लग गया था। उस समय उनके पास फोन नहीं थे, इस कारण बातें नहीं हो पाती थी। दूरियों का ये परिणाम हुआ कि विनीता के जीवन में कोई और आ गया था। विवेक उसी के साथ डॉक्टरी कर रहा था। वह बहुत अमीर था, उसके पिता का बड़ा हॉस्पिटल था। वह पैसे को पानी की तरह बहाता था। विवेक को विनीता की सुंदरता भा गई थी। वह उस पर मर मिटा था और वह उसके पीछे ही पड़ गया था। धीरे धीरे वह विवेक की होती गई। हॉस्पिटल में पहुंचते ही विनीता जब अपने कपड़े बदलने अपने केबिन में गई तो रास्ते में विवेक मिल गया। वह बोला, वह अभी बेहोश है, जांचें चल रही है, उसके साथ सिर्फ एक बुढ़िया है। गरीब मालूम पड़ता है, तुम्हारे पीहर का था इसलिए एडमिट कर लिया, जाकर संभाल लो। वह जब इमरजेंसी वार्ड के सामने पहुंची तो देखा प्रमोद की माँ उदास सी केबिन के बाहर बैठी थी। प्रमोद की माँ विनीता को देखते ही बोली, बेटा बचा लो उसे, गांव के सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बोले किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं उसे तुम्हारे यहाँ ले आई। विनीता प्रमोद की माँ से बोली, काकी तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। कहते हुए वह वार्ड में प्रवेश कर गई। विनीता ने देखा वह बेसुध होकर बेड पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें चल रही थी, मगर उसे होश जरा भी नहीं था। वह बहुत कमजोर सा लग रहा था। वह पूरे 15 साल बाद उसे इतने करीब से देख रही थी। जैसे ही विनीता ने उसके हाथ की नब्ज देखने के लिए उसकी कलाई पकड़नी चाही, अचानक विनीता का दिल धक धक करने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी आंखें खोलेगा और कहेगा, बेवफा मुझे छूना मत। विनीता ने डरकर अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया। अचानक विनीता को एहसास हुआ कि वह उसका इलाज कैसे करेगी, जब उसे छूने से ही इतना डर रही है। वह हार्ट स्पेशलिस्ट थी, मगर उस हार्ट का ऑपरेशन कैसे करेगी जिसमें वह खुद रहती है। वर्षों से वह उसे दिल में लिए जी रहा है। वह 40 साल से ऊपर का हो गया है, मगर अभी तक उसने शादी नहीं की थी। शायद वह उसे भुला ही नहीं पाया था।
नर्स ने प्रमोद की सारी रिपोर्ट्स विनीता के हाथ में थमा दी। वह पागलों की तरह उसकी रिपोर्ट्स देखने लगी। जैसे जैसे रिपोर्ट्स देख रही थी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। धमनियों में कई जगह रक्त के थक्के जमे हुए थे। विनीता को याद आया कि जब उसका पीएमटी में सिलेक्शन हुआ था और जब वो आखिरी बार प्रमोद से गले मिली थी, तब उसने प्रमोद से पूछा था, तुम्हारा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? तब वह मुस्कुराते हुए बोला था, जब दो लोग एक ही दिल में रहते हो तब धड़कन ऐसे ही तेज चलती है। पगली, मैं इस दिल में अकेला थोड़े रहता हूँ, साथ में तुम भी तो रहती हो। वह आगे बोला था, यकीन ना हो तो जब डॉक्टर बन जाओ तब इसे चीर कर देखना, इसमें सिर्फ तुम ही मिलोगी। ताउम्र तुम्हें चाहूंगा, जब तक सांसें चलेगी तब तक तो इस दिल से निकल नहीं सकती। जब विनीता को लगा वह अपनी रुलाई रोक नहीं पाएगी तो वह दौड़कर वॉशरूम में चली गई, क्योंकि वार्ड में नर्स भी थी। वह वॉशरूम में जाकर मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसकी आत्मा ने उसे इस कदर कमजोर कर दिया था कि वह खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। विनीता को इतनी तकलीफ तब भी नहीं हुई थी जब उसकी शादी की खबर सुनकर वह उससे मिलने आया था। आते ही बोला था, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है मगर मेरी नौकरी नहीं लग पाई। एक डॉक्टरनी के साथ एक बेरोजगार की जोड़ी नहीं जमेगी, इसलिए तुम दिल पर किसी भी तरह का बोझ मत रखना। मैं भी तुम्हें जल्दी ही भुला दूंगा। इसके बाद वह रुका ही नहीं, बिना जवाब सुने ही चला गया था। उसके बाद वह उसे भूल गई थी। वह उसे बहुत कम याद आता था। फिर भी विनीता को लगता था जैसे दिल पर कोई बोझ सा रखा है। उसने बहुत कोशिश की मगर तन्हाइयों में वह बोझ बढ़ जाया करता था और आज तो उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। बोझ इतना बढ़ गया था कि वह संभाल ही नहीं पा रही थी। विनीता ने अपने आंसू पोंछे, फिर दिल को कठोर करके वो वॉशरूम से बाहर आई और एक फोन मिलाया। उधर से आवाज आई, हाँ डॉक्टर विनीता, बोलिए कैसे याद किया? वह बोली, डॉक्टर कुलकर्णी, हॉस्पिटल में एक हार्ट पेशेंट आया है। रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा इलाज कहाँ से शुरू करूं, इसलिए प्लीज आप अभी चले आइए। ये केस मैं आपको सौंपना चाहती हूँ। डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा, अभी आता हूँ। इसके बाद वह कुर्सी पर बैठ गई। आज उसके समझ में आ गया था कि इंसान चाह कर भी अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। एक दिन वह विकराल रूप धारण करके उसके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। डॉक्टर कुलकर्णी आ गए थे। प्रमोद का इलाज शुरू हो गया था। वह थोड़ी रिलैक्स हो गई थी क्योंकि वह जानती थी कि कुलकर्णी उससे बहुत ज्यादा अनुभवी डॉक्टर है। विवेक घर चला गया था। वह ऑफिस में आकर बैठ गई थी। आज उसकी आंखों में नींद कहीं भी नहीं थी क्योंकि दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। वह बोझ जिसे वह वर्षों से ढो रही थी, आज उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी कि पिछले 15 सालों से वह सुखी होते हुए भी सुख से जी नहीं पाई थी। प्रमोद कह गया था कि दिल पर बोझ मत रखना, फिर भी बोझ हटा ही नहीं। काश वह शादी करके अपना घर बसा लेता तो शायद बोझ इतना नहीं रहता। रात के 12 बजे डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। उसे होश तो आ गया है मगर अगला अटैक कब आ जाए कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर विनीता ने बहुत कोशिश की मगर खुद को प्रमोद से मिलने से रोक नहीं पाई। वह दौड़ते हुए उसके वार्ड में पहुंची। वार्ड में उन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। नर्स किसी काम से बाहर गई थी। डॉक्टर कुलकर्णी रेस्ट रूम में जाकर सो गए थे। वह जैसे ही उसके सामने गई, प्रमोद उसे टक टक देखने लगा। वह उसके करीब गई, फिर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वो कह रही हो कि मुझे माफ कर दो। प्रमोद उसे देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो कि हमेशा खुश रहो। फिर अचानक प्रमोद का शरीर झटके खाने लगा। वह पागलों की तरह कभी उसका ऑक्सीजन मास्क ठीक करती तो कभी ऑक्सीजन की सप्लाई चेक करती, मगर प्रमोद ने ज्यादा देर नहीं लगाई। 2-3 झटकों के बाद उसका शरीर शांत पड़ गया था। विनीता ने मॉनिटरिंग मशीन की तरफ देखा, पर उसमें चलने वाली रेखाएं सीधी होकर स्थिर हो चुकी थी। उसने घबराकर नर्स को आवाज लगाई तो वो दौड़कर चली आई। डॉक्टर कुलकर्णी भी आ गए। सब मिलकर आखिरी कोशिश करने लगे मगर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह अब दुनिया से जा चुका था। दूसरे दिन प्रमोद के भाई आ गए थे। वे उसकी डेड बॉडी को ले गए।
जीते जी उन्होंने भाई की कोई कदर नहीं की, शराबी और आवारा समझकर अलग कर दिया था। मगर मरने के बाद उसका अंतिम क्रियाक्रम उन्होंने पूरे विधि विधान से किया। डॉक्टर विनीता भी उसकी अंतिम यात्रा में आज शामिल हुई, यह सोचकर कि अब तो वह चला गया, शायद उसके दिल का बोझ अब कम हो जाए। मगर डॉक्टर विनीता के दिल का बोझ जरा भी कम नहीं हुआ, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसने कई जांचें करवाई, सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं, मगर फिर भी उसे लगता है जैसे दिल पर एक पत्थर सा रखा हुआ है, जो तन्हाइयों में उसकी सांसें रोकने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।